वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन एनसीआर के टॉपिक को कंप्लीट किया था, आज हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2013 को पढ़ेंगे और साथ में हम 2016 में एक्ट में जो भी न्यू प्रोविज़न आए हैं उनको भी इसमें कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2013 के साथ। इसका पहला आता है इंट्रोडक्शन। रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट बिल अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा ऑन 4 जून 2013 में। इस बिल के अप्रूव होने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में जो भी रेगुलेशंस बनाए गए थे उसमें इंडियन गवर्नमेंट का एक डिले, इस प्रोविज़न को एक डिले स्टेप भी बताया गया है। इस बिल को पास करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिले स्टेप भी बताया है जिससे कि वो एक रेगुलेशन बना सके रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। इस बिल का जो एम है वो ये है कि ये एक रियल एस्टेट अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल की रचना करते हैं जो कि हाउसिंग सेक्टर के लिए जो भी है वॉच डॉग के रूप में ये कार्य करेगा। इसका मुख्य रूप से जो है मोटिव है, जो एम है वो ये है कि ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनके जो भी होने वाले जो उनके आपस के डिस्प्यूट हैं उसे ऑल्टरनेट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म द्वारा सॉल्व किया जाए। इस बिल का एम है कि ये यूनिफॉर्म रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मेंटेन करे रियल एस्टेट सेक्टर में, जिससे कि ब्लैक मनी, करप्शन, लैंड माफिया इन सब से बच सकें। इस बिल के दो मेन ऑब्जेक्ट हैं। पहला है कि एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की सेल करना और रियल एस्टेट में इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर को प्रोटेक्ट भी करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेजर हाइलाइट्स या मेजर प्रोविजंस जो हैं 2013 के बिल के। तो पहला प्रोविज़न ये आता है कि ये जो बिल है ये एप्लीकेबल होता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ। तो आता है प्रायर अप्रूवल बिफोर लॉन्च एंड एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये बिल ये कहता है कि इसमें ये प्रोविज़न है कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट पे या फिर एडवर्टाइजमेंट पे। ये कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी प्रॉपर्टी को लॉन्च या फिर एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते जब तक कि पूरे अप्रूवल उन्हें रिसीव ना हो जाएं, या फिर जितने भी एजेंट्स हैं वो जब तक सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको वो सेल कर रहे हैं, वो अगर रजिस्टर नहीं है अथॉरिटी के साथ तो वो उसको सेल नहीं कर सकते। और इसी वजह से बुक ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को भी मेंटेन करेंगे अथॉरिटी के साथ। ज़्यादा मैंडेटरी डिपॉजिट ऑफ फंड। इसका मतलब ये, इस प्रोविज़न में ये कहा गया है कि समय पर पूरा होने पे जो इंश्योर करने के लिए और फंड डाइवर्जन ना हो इसको रोकने के लिए प्रमोटर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट जो भी फंड का होगा उसमें जो भी लागत होगी, मतलब जो भी कॉस्ट होगी उसको कवर करने के लिए वो क्या करेंगे, 70% या फिर गवर्नमेंट द्वारा जो भी नोटिफाइड फंड है जो भी गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है जो 70% से कम परसेंट है उस परसेंट पे एक अलग बैंक अकाउंट में जमा करना है, और जो कि वो मैंडेटरी प्रोविज़न हुआ। नेक्स्ट आता है मैंडेटरी डिपॉजिट ऑफ फंड। इस प्रोविज़न में ये कहा गया है कि ये मैंडेटरी है। जो प्रमोटर है वो 70% या फिर 70% से जो भी कम परसेंट नोटिफाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा उसे वो जमा करेगा एक बैंक अकाउंट में, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, जिससे कि ये इंश्योर हो जाए कि वो टाइमली कंप्लीशन कर देगा। और ये जो फंड डाइवर्जन है इसको वो प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोविज़न बनाया है। देन नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड रियल एस्टेट एजेंट। जो इस बिल में ये इंश्योर किया गया है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का और रियल एस्टेट एजेंट का अथॉरिटी के साथ, सिवाय इसके कि जो ये ज़मीन है उसको जो डेवलप किया गया करने के लिए जो भी प्रपोज्ड लैंड है वो 1000 वर्ग मीटर से कम हो। इस प्रोविज़न में जो बायर्स हैं उनको एक अनदर लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया है, और ये प्रिवेंट किया गया कि और ये भी ध्यान रखा गया है जिससे कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो भी नॉन ऑर्गेनाइज्ड ब्रोकर कम्युनिटी है उनसे वो उन्हें प्रिवेंट कर सकें। देन नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजिंग ऑफ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, डेवलपर हैं, उनको ये रिक्वायर है कि वो डिस्क्लोज करें मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डिटेल ऑफ प्रोमोटर्स, प्रोजेक्ट लेआउट प्लान ऑफ डेवलपमेंट वर्क, लैंड स्टेटस, कारपेट एरिया, ये सारी चीज़ें उन्हें बताएं। नंबर ऑफ अपार्टमेंट बताएं कितने बुक हैं, या फिर स्टेटस ऑफ स्टेचुरी
अप्रूवल्स क्या हैं, डिस्क्लोजर ऑफ परफॉर्मा एग्रीमेंट क्या है, नेम एड्रेस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, ये जो भी हैं ये अथॉरिटी वेबसाइट पे उसको वो डिस्क्लोज करें। या फिर कोई अपार्टमेंट है उससे रिलेटेड जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करें। देन नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन टेकिंग एडवांस। इस प्रोविज़न में प्रोहिबिशन लगाया गया है कि अगर किसी ने एडवांस में 10% से ज़्यादा अगर बायर्स से किसी ने लिया है विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट के बिना अगर बायर से 10% से ज़्यादा लिया है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अगर डेवलपर या एजेंट्स ने कोई भी ऐसा कोई अमाउंट 10% से ज़्यादा अगर एडवांस में ले लिया है तो उसे फुल अमाउंट्स देगा अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो। आता है लायबिलिटी एंड पेनल्टी। लायबिलिटी एंड पेनल्टी में आता है, इस बिल में ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि इसमें सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों आएगी। इसके अंदर ये भी प्रोविज़न है कि जो इम्प्रिजनमेंट है अगर किसी ने किसी भी तरीके से क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी की है तो उसमें क्या है उसे इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू द 3 years और पेनल्टी उसे 10% भरना पड़ेगा जो कि एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का होगा। जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होगा उसका एस्टिमेट 10% उसको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। फॉर द प्रोजेक्टिंग आउट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर उसने एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रोस्पेक्टस में मिसलीड किया है इन्फॉर्मेशन को तब। देन नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस बिल में ये पावर दी गई है कि इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, या फिर एक अथॉरिटी को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट यूनियन टेरिटरी में भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिससे कि इसकी जो फंक्शन है, पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सबको वो स्पेसिफाई कर सकता है और जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन है उनको वो देख सकता है। इस बिल में ये अपॉइंट कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को, जिससे कि डिस्प्यूट्स जो भी होंगे पार्टीज़ के बीच उसको वो सॉल्व कर सके, सेटल कर सके, और जो भी अगर कोई पेनल्टी अराइज होती है तो उसको इम्पोज कर सके पेनल्टी को और इंटरेस्ट को। द नेक्स्ट आता है ड्रॉबैक ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट बिल 2013। इसमें ये बताया गया है कि जो भी 2013 के बिल था उसकी क्या असफलताएं थी, क्या ड्रॉबैक्स थे। तो पहला तो ये था कि रेसिडेंशियल जो भी रियल एस्टेट था या कॉमर्शियल रियल एस्टेट है उसके बीच में कोई अंतर नहीं बताता है, तो इसी वजह से 2013 का जो बिल है उसमें ये ड्रॉबैक भी था। देन नेक्स्ट आता है कि स्टेट में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई इन्वेस्टर है या स्टेक होल्डर है, ये सब लोग इस बिल की कैटेगरी में नहीं आते थे, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, अथॉरिटीज, सेंट्रल, स्टेट, म्यूनिसिपल लेवल और फाइनेंशियल एजेंसीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, अंडरराइटर, बल्क परचेजर, ये लोग इसके अंदर नहीं आते थे इनके जो प्रोजेक्ट्स है रियल एस्टेट के अंदर। तो इसी वजह से ये भी एक ड्रॉबैक था। इसमें यह भी कमी थी कंस्ट्रक्शन टाइम पे अगर किसी को कोई ट्रांसफ़र करना है, बुकिंग को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए उसने कोई भी प्रोविज़न नहीं बना रखा था। और इसके अंदर ये भी था कि एडिशनल सिक्योरिटीज़ जो थी, जो रिटेल परचेज़र को जो एडिशनल सिक्योरिटीज़ मिलनी चाहिए उसको देने के लिए असफल था। तो बहुत सारे ऐसी कमियां थी जो 2013 बिल में फेस करने को मिल रही थी लोगों को। इसी वजह 2016 का प्रोविज़न आया। 2013 जो रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट बिल था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसी वजह से 2016 में ये एक्ट के रूप में आया। रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट बिल जो 2013 था वो इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में और इसे रेफ़र कर दिया था स्टैंडिंग कमेटी जो अर्बन डेवलपमेंट था एग्जामिनेशन करने के लिए स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। फिर इस बिल को जो है कई बार इसे अमेंड किया और एक्चुअली अमेंडमेंट्स की ज़रूरत इसलिए भी हो रही थी क्योंकि इसके अंदर रेसिडेंशियल स्टेट को ही इंक्लूड करा गया था 2013 बिल में, बट अब ज़रूरत ये भी थी कॉमर्शियल रियल स्टेट को भी बहुत ज़रूरी मानकर ये कहा गया था। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो उसमें ऐड करे गए, जैसे रेसिडेंशियल रियल स्टेट को और कॉमर्शियल रियल स्टेट को एक नेसेसरी स्टेप और कंसिडरेशन माना गया, और पनिशमेंट जो भी इसमें थे डेवलपर्स के लिए, बहुत सारे ऐसी थी प्रोविज़न जो इसके अंदर डाले गए। 2015 में कैबिनेट जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने परमिशन दी कि वो रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल को अमेंड कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट जिसे हम रेरा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक एक्ट पास हुआ 2013 में।
2016 में, और ये 1 मई 2017 में इसका इन्फोर्समेंट हुआ। इसका ये मोटिव था या फिर ये ऑब्जेक्ट था कि ये प्रोटेक्ट करता था होम बायर्स को, और ये हेल्प करता था कि वो बूस्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर में। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, उनको ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी प्रोवाइड की गई, जिससे कि वो सेल और परचेज कर सकें रियल एस्टेट सेक्टर में। और इस एक्ट का बनाने का ये भी था कि इस्टेब्लिश किया इसने रेरा, मतलब कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया हर स्टेट में, जिससे कि रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेशंस बने, और ये एक एडजुडिकेटिंग बॉडी बना जिससे कि स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो सके। देन नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ रेरा 2016। पहला आता है एप्लीकेबिलिटी। 2013 में क्या था, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को ही एप्लीकेबल किया गया था, बट इस प्रोविज़न में 2016 एक्ट में क्या था, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल ये दोनों ही रियल एस्टेट के अंदर आते थे। देन दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में पहले क्या था, अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर वो 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो वो रजिस्टर होता था, और या फिर 10 अपार्टमेंट से ज़्यादा तो रजिस्टर करता था डेवलपर। पर रेरा के अकॉर्डिंग 2013 के अकॉर्डिंग अगर प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट 500 स्क्वायर मीटर के अंतर्गत आता है या फिर उसके साथ 8 फ्लैट्स भी हैं, तो वो भी मैंडेटरी हो जाता है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कर सके। और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी आता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का। जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो एजेंट्स होंगे, वो रजिस्टर कराएंगे, और उनके पास और उन पे ये बाउंड भी होगा कि वो डिस्क्लोज़ करें जितने भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो भी मटेरियल डिटेल्स हैं उनको वो डिस्क्लोज़ करें, और जो भी डिटेल प्रोजेक्ट्स के हैं, लेआउट प्लान के हैं, उसको वो अथॉरिटी के साथ डिस्क्लोज़ करें। देन नेक्स्ट आता है रिफंड ऑफ द मनी इन केस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है या फॉल्स स्टेटमेंट होता है नोटिस में, या एडवर्टाइज इस तरीके से है कि वो कोई भी मिसलीड कर रहा है, तो उस हिसाब से वो उसको रिफंड करेगा बायर्स को। देन नेक्स्ट आता है कंपल्सरी डिपॉजिट एट लीस्ट 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टेट। अगर इस प्रोविज़न में ये कहा गया है, इस अमेंडेड बिल में ये कहा गया है कि कंपलसरी है कि बायर्स जो है वो 70% जो भी होगा वो डिपॉजिट करेंगे, जो भी टोटल कॉस्ट होगी स्टेट की उसके 70% वो उसको सबमिट करेंगे। पहले ये 50% थी कि वो डिपॉजिट करते थे, अब ये 70% है। 70% जो मनी है वो डिपॉजिट करेंगे अनदर बैंक अकाउंट में, शुड बी ओनली द अबव मेंशन, जो भी अबव मेंशन है उसको। बिल्डर्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि जो भी 10% है वो विदाउट रिटन एग्रीमेंट जो है वो 10% एडवांस नहीं देंगे, ठीक है, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन वो 10% एडवांस नहीं देंगे, ये भी बात कहा गया। और इसके अंदर जितनी भी डीलिंग्स थी, जो बहुत सारी डीलिंग्स थी, जो भी एडवांसेस थे, जो एग्रीमेंट का पार्ट बने हुए थे, वो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे, तो इसलिए इसको हटा दिया गया, इसको रिस्ट्रिक्शंस में डाला गया। फिर आता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में ये बताया गया है कि अगर किसी के साथ अगर कोई बिल्डर है और वो लायबल है कि वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कर रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में, तो वो इसको इम्प्रिजनमेंट होगा 5 ईयर्स का, और पहले ये पनिशमेंट 2 ईयर थी, अब ये 5 ईयर है। तो इस केस में क्या है कि उसे 1 साल की जेल और 5% का जो है जो अपार्टमेंट कॉस्ट है, या फिर दोनों तरीके से उसको पनिशमेंट मिलेगी। और जो नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर इस 2016 के जो एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविज़न भी डाला गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, क्रीड को लेकर, जेंडर को लेकर, इसको लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो गवर्नमेंट है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक क्लॉज बनाएगी, जिससे कि हर कोई जो है अपना प्रॉपर्टी खरीद सकता है, इवन अ ट्रांसजेंडर भी, ठीक है। फिर आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया, जिसमें रेरा अथॉरिटी आई। इसको बनाने के लिए स्टेट में इसको अथॉरिटी को बनाया गया, स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज़ में ये बना सकती है। और इसका एक में ये भी प्रोवाइड किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश कर सकती है एक से ज़्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटी को अगर ज़रूरी है, जिससे कि रजिस्टर कर सकें, वो मेंटेन कर सकें डेटाबेस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का, पब्लिश कर सकें वेबसाइट्स पे, जिससे कि लोग देख सकें, प्रोटेक्शन करें इंटरेस्ट ऑफ प्रोमोटर्स, बायर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स को प्रोवाइड कर सकें, और डेवलपमेंट कर सकें सस्टेनेबल अफोर्डिंग हाउसेस को, और
जो भी एडवाइस है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दी जाती है या फिर कोई भी रेगुलेशन या कोई भी एक्ट बनता है उसके रिगार्डिंग उसको पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट्स पे। फिर इस्टेब्लिश किया जाएगा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो भी रेरा का डिसीजन होगा उसको अपील हम इन ट्रिब्यूनल्स में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी एज पर प्राइस लिंक्ड विद द कारपेट एरिया। कारपेट एरिया का मतलब होता है जो भी यूजेबल स्पेस होगा, जैसे किचन, टॉयलेट्स, ऐसे जो एरिया होंगे जो यूज़ होंगे उनको क्लियरली डिफाइन किया जाएगा और क्लैरिटी रखी जाएगी। ऐसा नहीं है जैसे कि पहले होता था, पहले क्लियरिटी नहीं थी, बट इस प्रोविज़न को डाल के उन्होंने इसे क्लियर कर दिया है। देन उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्डर जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा अगर कोई डिले या फिर डिफ़ॉल्ट हो जाता है उस, तो एट द सेम रेट वो क्या करेगा, जो भी चार्ज होम बायर्स ने किया है उसी पे वो इंटरेस्ट पे करेगा। द नेक्स्ट आता है कंज्यूमर कोर्ट। अगर कोई एग्रीव्ड कस्टमर है तो वो रियल एस्टेट बिल 2013 के अकॉर्डिंग वो किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी कंज्यूमर कोर्ट है उसके पास जा सकता है, अप्रोच कर सकता है। और इस बिल में ये भी कहा गया है कि जो एक फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, जिससे कि स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे कि वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकें विद इन द 60 डेज। और अगर वहाँ पे नहीं होता है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं 90 डेज के बाद। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन फॉर द एक्ट। इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट है वो उसने ये रूल बनाया है कि विद इन द 6 मंथ्स जो है जो भी एक्ट बनाया एक साल के बजाय वो 6 महीने में उसके लिए रूल्स बनाएगी, नियम बनाएगी। और जो भी अलॉटी होंगे उनका पोजेशन जो है, जो भी उनका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है उसके विद इन द 2 मंथ्स पर वो अपने घर पे कब्जा कर सकते हैं, मतलब वो अपने घर पे रह सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एडिशनल बेंचेस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो स्पीडी एजुडिकेशन, जो भी एडिशनल बेंच अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके लिए बनाया गया है। एडिशनल बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है हर स्टेट में, जिससे कि वो स्पीडी ट्रायल कर सकें। उसके बाद आता है पनिशमेंट। जो प्रमोटर्स हैं उनको 3 साल की पनिशमेंट दी जाएगी, जो एजेंट्स हैं उनको 1 साल की। अगर वो कोई भी वायलेशन करते हैं उस अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उन प्रमोटर्स को 3 साल की सज़ा और एजेंट्स को 1 साल की सज़ा मिलेगी। उसके बाद पेनल्टी प्रोविजंस में ये कहा गया है कि अगर डी रजिस्ट्रेशन कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए पेनल्टी है इस बिल के अकॉर्डिंग, और उसमें जो अथॉरिटी है ट्रिब्यूनल है वो ही ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं करता है तो उसमें प्यूनिटिव प्रोविजंस उनके लिए बनाए गए हैं। जो ये बिल है वो ये भी देखता है कि सेटअप किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, जिससे कि रेस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस हो सके या रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आ सके। देन नेक्स्ट आता है बेनिफिट टू द बिल्डर्स जो हैं उनको ये एडवांटेज मिला है 2015 वाले बिल में, जो कि 2016 का रेरा जो एक्ट बना है उसमें। जिसका प्राइम एडवांटेज ये है बिल्डर्स को कि वो इम्पोज कर सकते पेनल्टी अलॉटी पे अगर वो अपने सही टाइम पे ड्यूज़ को पे ना करें। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिल्डर्स या फिर बायर्स के बीच में, तो बिल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्रोच कर सकता है, अथॉरिटी है उनके पास वो जा सकता है। देन ऑल्दो जो बिल है, जो 2015 का बिल है, उसने ये बेनिफिट प्रोवाइड किया है बिल्डर्स को कि बिल्डर्स जो हैं वो पे करते हैं, अगर इम्पोज करते हैं हाई अमाउंट बिल के अकॉर्डिंग हाई अमाउंट करते हैं, तो बिल जो है वो ये प्रोवाइड करता है पेनल्टी अप टू द 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब जो भी टोटल प्रोजेक्ट है उसका 10% या इवन इम्प्रिजनमेंट में मिलेगा अगर बिल्डर ने जो है कमिटमेंट सही तरीके से ना किया और अगर उसने रजिस्टर नहीं किया रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। तो मतलब ये नहीं है कि बिल्डर जो जी में चाहे वो हाई अमाउंट इम्पोज कर सकता है लोगों से लैंड या प्रॉपर्टी को लेकर, वो उतने ही कॉस्ट रख सकता है जितने कि उसने रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर किया है। सो ये सारे प्रोविज़न आते हैं 2013 के प्लस 2016 के। 2016 के बाद 16 के अंदर 2013 के भी प्रोविज़न्स हैं प्लस 2016 के भी प्रोविज़न्स हैं, तो ये हमें दोनों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो हमारा ये रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट बिल 2013 और रेरा 2016 जिसमें कि इसका पूरा एक्ट है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स हैं वो हमने आज कवर किए हैं। सो नेक्स्ट हम मिलते हैं दिल्ली अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1986 एंड आल्सो इंक्लूड्स 2009 प्रोविज़न। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।